जी लेक्चर 112 निकालें कल वाला सवाल जो हम कर रहे थे। उसमें अगर आप लोगों ने टैक्स लायबिलिटी निकाली है वो दिखाएं। अच्छा, ये जो 3 दिन पहले सवाल किया था, चैप्टर कौन सा था? वो एओपी वाला था, चैप्टर 12। एओपी वाला सवाल निकालें, वो किस पेज पे था? जो 331। किसी ने अगर उसको किया तो मुझे बताए। इधर देखिए चैप्टर पर। पॉज करो। इसमें आप ये फरमाएं कि एओपी की जो इनकम है वो कितनी आई थी? ये था 10476। तो बता दें एओपी की इनकम कितनी आई थी? एओपी की इनकम कितनी आई थी? 4625। 4625। और पार्टनर कौन कौन से थे? ए, बी और सी। ए को क्या दिया था? ए को कमीशन दिया था 290, 310, 455। इसको कमीशन दिया था 290। बी को क्या दिया था? अवार्ड कितने का? और सी को पर्सनल के लिए कितना खर्चा दिया था? कितने का? 455। 290, 310 और 455। बैलेंसिंग कितना आ गया था अगर किसी ने घर में निकाला हो? प्रॉफिट शेयर 3570। 3570 में ए का कितना हिस्सा है? 3570 इंटू 5/10 कितना बना? 1785। आप बता दें ग्रैंड टोटल कितना आ गया? 2075। तो पेन उससे को। तो जिस वक्त हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना था, अल्लाह आपका भला करे, उसका ए का, तो ए का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मुझे ये बताएं कि ए की अपनी जाती इनकम कितनी थी? नीचे देखें जरा, 6 लाख। इसकी जाती इनकम थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कितनी? 6 लाख। इसको 600 कर लेते हैं। फिर आपकी क्या निकल आएगी? टैक्सेबल इनकम 6 लाख। मतलब ज़कात तो नहीं है ना इसकी, बस ठीक है। टोटल इनकम स्लैश टैक्सेबल इनकम, एड शेयर फ्रॉम एओपी, वो कितना आ गया? 4625। सही है ना? 2075। गुड गुड, 2075 एंड सो ऑन। फिर आगे सवाल होना था, ये ज्यादा वाली इनकम आ जानी थी और ये कम वाली इनकम आ जानी थी। फिर ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और कम वाली इनकम पर कम वाला टैक्स। ओके, ये तस्वीर खींच लें आप लोग। ये कौन सा पेज था? 331। ओके, देखो बच तो नहीं की बोतल? ओहो, बच गई। अच्छा, अब आप हजरात वो निकाल लें जो कल वाला हमारा न्यूमेरिकल चल रहा है। छोड़े पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये 3 दिन पुराने न्यूमेरिकल की डिस्कशन। डेटा की क्लास वाले आ गए हैं तो हाथ खड़ा कर दें। नहीं आए डेटा की क्लास वाले भी? चलें, कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर कौन सा हमारा चल रहा था कल? 18 का सवाल किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। ओके माय डियर, हमने इसका फेस बनाना शुरू कर दिया था। आप हजरात जो हैं वो अपनी
नाकिस शकल इस्तेमाल करते हुए आप लोग अगर कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बता दें, जो करना चाहिए मैं वो बोल रहा हूँ। आप लोग अपनी नाकिस नकल इस्तेमाल करते हुए मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने घर में कोई टैक्स टुक्स निकाला है, इसका टैक्स? ओके जी माय डियर, आप लोगों ने क्या घर में इसका टैक्स निकाला है? कल वाला न्यूमेरिकल का 31.2 यानी 71.3 मिलियन पे आपने टैक्स निकाला है 31.2 और टेबल नंबर पेन नहीं आएगा, आ गया 31.2। कल वाला सवाल जो हम कर रहे थे 31.2। अच्छा, सरचार्ज का रेट किसी को पता हो? 10%। 3.12 या फिर 3.1 भी कर लें तो काफी है। 3.1 जी, टोटल करें दोनों को 34.3। 34.3। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, जो कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो आपकी जो है वो सेल कितनी आ रही है? सेल 1400 मिलियन। तो हमने आपको कहा था कम से कम सेल पर कितना दे दो? 1.25%। तो कम से कम सेल पर 1.25% तो दो ना प्लीज। कम से कम सेल का 1.25% तो दो। सेल कितनी है जी? 1400 इंटू 1.25% जी 17.5। अब जरा सारे हजरात डेटा वाले आ गए हैं? नहीं आए? अच्छा चलें, कोई बात नहीं। सारे हजरात बताएं कि कम से कम मैं कितना टैक्स लेके जाऊं? 17.5, लेकिन ऑलरेडी मैं कितना ला रहा हूं? 34.3। अब आप ऐड कर दें इसमें टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक में आपके पास एक ऊपर नजर मारें 8 पड़ा हुआ है मुदारबा का, और लिस्टेड का कितना पड़ा हुआ है? 14। मैं ऊपर नजर मार रहे हैं, कह रहा हूं लोग पता नहीं कहां देख रहे हैं। मुदारबा का कितना पड़ा हुआ है? 8। और लिस्टेड कंपनी का कितना पड़ा हुआ है? 14, वो ऊपर। अच्छा, अब कैपिटल गेन का चैप्टर निकाल के देखते हैं कि हमने जो है क्या करना है। कैपिटल गेन के चैप्टर में जब हम आए सिक्योरिटीज पे तो ये हैं सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में मुझे बताएं कि मुदारबा वाले आपने कब खरीदे हैं? मुदारबा वाले कब खरीदे हैं? मुदारबा वाले खरीदे हैं 10 जुलाई को और बेचे कब हैं? 1 मार्च 23 को। अब आप देखें, अगर मैंने 10 जुलाई को खरीदे हैं, 10 जुलाई 2022, तो ये तो फिर बहुत पुराने नहीं है? नहीं, सिर्फ पुराने हैं। चलें ठीक है। और बेचे कब है? 1 मार्च। तो 10 जुलाई 22 से 10 जुलाई 10 जुलाई बोले 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 10 जुलाई 22 से 10 जुलाई 23, वो तो एक साल के अंदर अंदर बेच दिए। तो इनके ऊपर क्या रेट लगेगा? 15%। जल्दी बैठो ना, जल्दी बैठो, तो लोग देख रहे हैं नीचे, और आपको नहीं देख रहे, मतलब ये देख रहे हैं। अच्छा, लिस्टेड वाले कब खरीदे थे? 15 जनवरी 19, और बेचे कब? 1 मार्च 23। तो 15 जनवरी 19 और 1 मार्च 23 के दरमियान बताएं कितना अरसा बनता है? 15 जनवरी 19, 15 जनवरी 19 बहुत पुराने खरीदे हैं ना, तो अब टाइम गिनने की जरूरत नहीं है। इन पे रेट क्या लगेगा? कितने लोगों ने ये घर में लगा लिया था रेट? ओके, वेल डन। 12.5।
यहां से पता चलता है इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड बच्चों में। कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ नॉन इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, तो टेक्स्ट ऑन सेपरेट ब्लॉक लगवाएं जी, टेक्स्ट ऑन सेपरेट ब्लॉक। मुदारबा के ऊपर क्या पेन लाओ, 8 into 15%, और उनके ऊपर लिस्टेड के ऊपर बताएं जी, दोनों का अलग अलग जवाब। निब खराब है, हाँ जी, 1.2 और 1.75 जी, जवाब बता दें। 37.3। डेटा वाले आ गए हैं, हाथ खड़ा करें। ओके, हम इस लेक्चर को अपलोड कर देंगे। अभी आप लोग जो है वो हमने एक प्रॉपर्टी, वो जो एओपी का न्यूमेरिकल शुरू किया था 3 दिन पहले, उसको पूरा किया है, और दूसरा हमने इस न्यूमेरिकल को पूरा किया, अपलोड कर देंगे। अभी कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट वाला सेक्शन निकाल लें, पहले मेरी बात सुन लें तसल्ली से। इधर देखें सारे लोग, सारे इधर देखें। कल हमने इस बंदे की टैक्सेबल इनकम कितनी निकाल ली थी? इधर देखें ना, कल इस बंदे की हमने टैक्सेबल इनकम कितनी निकाल ली थी? 71.3। कुछ लोगों ने घर जाके टैक्स निकाला है तो निकला 31.2, और सरचार्ज कितना निकला? 3.1। आप बताएं ये बंदा नॉर्मल तरीके से कितना टैक्स लेके आ रहा है? 34.3। ये नॉर्मल तरीके से ला रहा है 34.3। गवर्नमेंट ने कहा कम से कम सेल का 1.25% तो दे दो, कम से कम सेल का 1 अब ये ऑलरेडी कितना लेके आ रहा था? गवर्नमेंट ने कहा कम से कम सेल का 1.25% तो दे दो, तो वो तो बहुत कम ला रहा है, ऑलरेडी ये 34.3 ला रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम, अब ये वो मिट नहीं रहा मादरत, मैं क्या करूं, तो ये 1 नोट चेंज हो गया, अब ये मसले का रहा है। 34.3 ला रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा कम से कम 7 तो 34 ही लाएगा ना, तो 34 ये वाला हो जाएगा। आज तरीका समझ आ गया कि कैसे कंपेयर करते हैं सेल के 1.25 से। नॉर्मल टैक्स को अंदर निकाल लेते हैं, इसमें से टैक्स क्रेडिट वगैरह माइनस करने हैं, फिर जो जवाब आएगा उसे कंपेयर करना है किससे? सेल के 1.25%। कम से कम 34 दे दो, वो उसने दे दिया। बाकी तो टैक्स किसका बच गया था? सेपरेट ब्लॉक का, वो तो आसान सा था। क्लियर? अब हम लेक्चर अपलोड कर देंगे हाइब्रिड में सेकंड रो में लेट आने वालों के लिए, उससे हद होती है। चैप्टर नंबर 15 निकालें। सैटरडे को शाम की चाय इंशाल्लाह हमारे साथ 5 से 7 बजे। इतवार वाले दिन सर आसिफ, अच्छा, और मुझे बता दो किस किस ने आपको क्या क्या कहा हुआ है। मैं अपनी कमिटमेंट्स बताना शुरू करूं तो पूरा टाइम इसमें लग जाएगा। और बताओ किस किस ने क्या क्या कहा है। नहीं भाई, क्या मतलब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा था सीए करने को, हद होती है वैसे जी। क्या? मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं, विद होल्डिंग नहीं, सिर्फ टैक्स क्रेडिट, बिल्कुल भी नहीं, नेवर 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 नेवर। हाई कोर्ट निकालें, ले आए पेन, पेज नंबर 402। अगर टैक्स पेयर, हाँ जी, हाँ जी, अगर टैक्स पेयर या कमिश्नर को एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ एतराज हो, अगर टैक्स पेयर या कमिश्नर को एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ एतराज हो, तो ये कहां जा सकते हैं? बोलें। हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट,
ओके, वो क्या है? एपलेट ट्रिब्यूनल। ये क्या है? हाई कोर्ट। वो कौन है? टैक्सपेयर। और ये कौन है? कमिश्नर। द एग्रीड पर्सन और कमिश्नर, द एग्रीड पर्सन और कमिश्नर मे फाइल रेफरेंस इन हाई कोर्ट। ये लोग कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। मे फाइल रेफरेंस इन हाई कोर्ट इन 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ। इनका फैसला आने के कितने दिनों के अंदर अंदर? 60 दिनों के अंदर अंदर। तो याद कर लें, एग्रीड पर्सन और द एग्रीड पर्सन और आगे क्या लिखा हुआ है? मे फाइल, अपील का लफ्ज यूज नहीं करना, रेफरेंस। मे फाइल या रेफरेंस आगे इन हाई कोर्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? इन 60 डेज ऑफ। जब एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आया तो उसके बाद आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। कितने दिनों में? इट विल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में आप एक अपील जमा करवाएंगे along with the statement of case। इसका नाम आपने ग्राउंड्स ऑफ अपील नहीं रखना, इसका नाम क्या रखना है? स्टेटमेंट ऑफ केस। आप अपने केस की स्टेटमेंट जमा करवाएंगे along with the statement of case stating any question of law arising out of such order। किसका ऑर्डर? एपलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है? कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है? ओके जी। एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि हमारे कॉलेज का रेवेन्यू कितना है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि हमारे कॉलेज का जो रेवेन्यू है वो टैक्सेबल है लॉ में या एग्जेम्प्ट है। वैसे बताएं, अभी तक जो आपने लॉ पढ़ा है, हमारे कॉलेज का एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं कमा रहे ना हम, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोई नहीं, इनकम हमारी टैक्सेबल है, कहीं माफ नहीं है दुनिया में। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इनकम टैक्सेबल है। तो हमारे कॉलेज का के रेवेन्यू क्या है, बोले टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? ये कहां से पता चलेगा? लॉ से। अच्छा, लेकिन हमारे कॉलेज ने रेवेन्यू कितना कमाया ये भी लॉ से पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक हकीकत है। जरा सुनते हैं ये बात, एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? ओहो, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब मेरी लैंड लाहौर में है या पत्तों में है, ये कहां से पता चलेगा? ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। सैलरी 32,000 से ऊपर वाली कैश में दे दी तो ये नॉट अलाउड है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब सैलरी 32,000 दी है या 30,000 दी है एम्प्लॉय को, ये कैसे पता चलेगा? कुछ चीजें हकीकत होती हैं, कुछ लॉ खोल के पता चलती हैं, तो ये फर्क है इन चीजों में। आज हाइब्रिड में कौन पूछने वाला है? ना अम्मी अब्बू को बताया लेट आ रहे हैं, ना घर इधर किसी ने कुछ कहना है, मसला ही नहीं, रिलैक्स होकर जिंदगी गुजारें। ओके, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ से पता चलेगा, पता नहीं कुछ लोग बस देख ही जा रहे हैं, और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पता चलेगा किताब खोल के नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ में किताब खोलनी पड़ेगी। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो हकीकत है, वो तो फिर हकीकत तो छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, स्मेल ला नहीं सकती कागज के फूलों से। ठीक है जी। हाई कोर्ट ना सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस सुनता है, हाई कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केस नहीं सुनता। इसलिए कल लिखा हुआ था कि हाई कोर्ट अगर जाने की इजाजत हम देंगे तो जाना, वरना नहीं। तो वो आज जाके पता चल गया कि हाई कोर्ट कौन से सवाल लेता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ। अच्छा, अपील करने के बाद ना 15 दिन के अंदर अंदर आप जो ATIR ने सारा फैसला सुनाया है ना, उसकी डिटेल आप 15 दिनों में हाई कोर्ट के जजेस को दे दें, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत सा काम तो ये लोग कर ही चुके हैं ना। तो इन्होंने जो काम किया था, आप 15 दिनों में इसको बता दें कि इन्होंने ये सारा काम कर लिया हुआ है, आप इससे आगे चलें। अपील के बाद, अपील करने के बाद एप्लीकेंट शैल आल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ATIR within 15 days of preferring an
अपील। ऑल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ तोबा, हाइब्रिड में पहली ये क्या मजाक चल रहा है सीए में। द एप्लीकेंट शैल ऑल्सो फाइल कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल शैल फाइल टू हाई कोर्ट। किसको जमा करवाएंगे एपलेट ट्रिब्यूनल का सारा रिकॉर्ड? कितने दिनों में? अपील करने के बाद 15 दिनों के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ प्रेफरिंग एन एप्लीकेशन। अच्छा जी, हाई कोर्ट को हमने क्या जमा करवाई थी? स्टेटमेंट ऑफ केस। ग्राउंड्स ऑफ अपील की जगह नाम क्या बन गया? द अबव स्टेटमेंट टू द हाई कोर्ट शैल सेट आउट द फैक्ट्स। क्या हुआ था? किसी को याद है क्या हुआ था? पेनल्टी थी एक तो हमारी, और एक हमारी जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मसला था। वो जो दो मसले थे हमारे, हम 20 और 32 लाख के दरमियान वाले। फैक्ट आप बताएं हाई कोर्ट को, एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बताएं, एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बताएं क्या आया था। और क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये काट दें, किताब में एरर है। क्वेश्चन ऑफ लॉ विच अराइजेज आउट ऑफ ATIR ऑर्डर। ATIR के ऑर्डर से कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हें यहां तक मजबूरी आ गई कि तुम कहां पहुंच गए? हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट को मुनासिब लगेगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो फिर वो आपका केस सुनने के लिए तैयार है। Where on application High Court is mutmain that question of law arises, it may proceed to hear the case. Just read it like a story. आप जो अपना केस रेफर करेंगे ना हाई कोर्ट को, इसके लिए एक स्पेशल बेंच या बेंचेस बैठेंगे जो कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया करेगा। कम से कम 2 जज बैठ के केस सुना करेंगे। जो आपने अक्सर सुना होगा, जजेस का बेंच बैठ गया, फिर बंदे को भेजना पड़ता है सही करने के लिए। फॉर रेफरेंस, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर शैल अप्लाई। पता नहीं क्या है। फॉर रेफरेंस प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोई कोड होगा पाकिस्तान में बना हुआ, उसकी तरह जो बातें लिखी हैं वो भी तो ध्यान में रखना, वो छोड़ने पड़े। स्पेशल बेंच कितने अरसे में फैसला सुना देगा? 6 महीने में। और कल ATIR ने कितने अरसे में फैसला सुनाया था? 90 डेज में। और हाई कोर्ट कितने अरसे में फैसला सुनाएगा? द हाई कोर्ट शैल एस्टेब्लिश अ सिस्टम। हाई कोर्ट ऐसा सिस्टम बनाएगा जिसमें वो इंश्योर करेगा कि सफिशिएंट नंबर ऑफ बेंचेस बना करें सो डेट अ रेफरेंस फाइल्ड इज डिसाइडेड विद इन। ये हमारे केस की बात नहीं कर रहा, ये ओवरऑल बात करे कि हाई कोर्ट इतने बेंचेस जरूर बना के रखे कि सारे केस जल्दी जल्दी 6-6 महीने में रिजॉल्व होते रहें और लोग इंसाफ के लिए इंतजार ना करें। हाई कोर्ट ऑन हियरिंग द रेफरेंस शैल डिसाइड। लो जी, फैसला आ गया। शैल डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड पास जजमेंट। हाई कोर्ट के ऑर्डर का, हाई कोर्ट के फैसले का नाम क्या है? जजमेंट। आपने सुना होगा कोर्ट की जजमेंट आ गई है। हाई कोर्ट ऑन हियरिंग द केस शैल डिसाइड, डिसाइड करने के बाद एंड पास द जजमेंट। द एपलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर शैल स्टैंड बदल। अब एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बदल गया क्योंकि अब किसका फैसला प्रिवेल कर गया? हाई कोर्ट का। पास करना जरूरी है या पास करने के बाद सेंड करना भी जरूरी है? सेंड करना भी जरूरी है। मेक करने के बाद इशू करना भी जरूरी है। हाई कोर्ट एक कॉपी जजमेंट की भेज देगा एपलेट ट्रिब्यूनल को भी कि भाई ये फैसले का जवाब आया। अच्छा, ये 9 और 10 जरा छोड़ें। 11, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को जो आपने एप्लीकेशन दी है उसमें सेक्शन 5 लगेगा, बल्कि इसको छोड़ दें, इस तरह कर लेते हैं। बहुत नाजुक है ये वन नोट नया वाला, बिल्कुल ये जैसे घरों में आप कहते हैं ना नई नवेली दुल्हन की तरह, उस तरह ये बहुत नाजुक है। हल्का से इसको करें तो माइंड कर जाता है। लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू एन एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को जो आपने एप्लीकेशन दी है उस पर लिमिटेशन एक्ट लगेगा। होगा कोई एक्ट, यानी कि इतने दिनों में अपील करनी है, ये करनी है। एन एप्लीकेशन बाय एग्रीड पर्सन अदर देन कमिश्नर शैल बी फाइल्ड बाय अ फीस ऑफ 50,000। हाई कोर्ट में फीस कितनी जमा करवानी है आपने? 50,000। फिर आपका केस सुना जाएगा।
एप्लीकेशन बाय कमिश्नर शैल ओनली बी एंटरटेन्ड ऑन द रिटन ऑथराइजेशन ऑफ रेलिवेंट चीफ कमिश्नर। कमिश्नर ने फीस जमा नहीं करानी, अगर कमिश्नर हाईकोर्ट जाना चाहता है तो चीफ कमिश्नर को बता दे। आपको पता है कमिश्नर का भी बॉस होता है, तो कमिश्नर जाना चाहते हैं जो चीफ कमिश्नर को बता दे, चीफ कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा और वो चला जाए। बस ये था जी छोटा सा सेक्शन। दरमियान में जो बातें रह गई हैं 9 और 10 वो ये लिखी हुई हैं कि चाहे आप अपील कर दो फिर भी आपने टैक्स जमा कराना ही कराना है, अनलेस के हाई कोर्ट के जज के दिल में रहम का मादा पैदा हो और आपको क्या दे दे, छूट दे दे। वो पढ़ लेते हैं 9 और 10, यहां तक याद कर लें जी। एग्रीड पर्सन और कमिश्नर कहां पे रेफरेंस दायर करेगा? हाई कोर्ट में, अगेंस्ट द फैसला ऑफ विद इन 60 डेज। अपील करने के बाद, अच्छा इसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ केस और अपील की जगह लफ्ज यूज करेंगे रेफरेंस। रेफरेंस दायर करने के बाद आप इनका सारा डाटा जो इन्होंने ये इकट्ठा किया हुआ है किताबों में, ये सारा डाटा इनको लाके दे देंगे ताकि इनको काम करने में आसानी हो। हाई कोर्ट के पास जब आप जाएंगे तो आप पूरी कहानी सुना दीजिएगा एक तो, फिर ये बता दीजिएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल का क्या फैसला आया है, और फिर ये बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है। यही कटवाया ना आपको। अगर हाई कोर्ट को मुनासिब लगा तो आगे बढ़ के आपका केस सुन लेगा। कम से कम 2 जज बैठेंगे। केस का फैसला कितने अरसे में सुनाएगा? 6 महीने में। इतना अच्छा सिस्टम बनाएगा, इसका नाम केस मैनेजमेंट सिस्टम है। इतना अच्छा सिस्टम बनाएगा कि 6 महीने में फैसले आते रहे सारे लोगों के। इसके बाद डिसाइड कर देगा और डिसाइड करके आपको जजमेंट पास कर देगा कि ठीक है भाई हमने फैसला कर लिया। ओके, लिमिटेशन एक्ट इधर लगेगा। पता नहीं लिमिटेशन एक्ट असल में ये होता है कि इतने दिनों में अपील करनी है, वो लिखा हुआ पर 60 दिनों में कर सकते हैं शायद। लिमिटेशन एक्ट यहां भी लगेगा। और फीस कितनी आपने जमा करानी है? 50,000। और किसने फीस नहीं जमा करवानी? कमिश्नर ने। सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन डिलीट हो गया हुआ है क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप कहां जा सकते हैं आगे। वो सेक्शन डिलीट हो गया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के आइन में इजाजत है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप कहां जा सकते हैं। तो जब पाकिस्तान के आइन में इजाजत है तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो बहुत छोटा सा एक्ट है, तो उसमें ये ऑर्डिनेंस है, इसमें ये बात दोबारा नहीं लिखी होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल फोरम है अपील का, उसकी प्रोविजंस पाकिस्तान ओमिट हो गई थी 2005 में बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द आइन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के आइन में ऑलरेडी लिखा हुआ है हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक सेक्शन था 134, वो डिलीट हो गया हुआ है। उसके बाद एक और सेक्शन आया था 134A, वो तो कुछ और है ADRC, वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चाहे आपने हाई कोर्ट में अपील कर दिया है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो जो 20 लाख और 32 लाख के दरमियान 12 लाख था उसके ऊपर आपने टैक्स जमा नहीं कराना। कमिश्नर आपको कहता रहेगा पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो, लेकिन अगर आप इन जजेस को रिक्वेस्ट कर दें तो ये आपको पैसे जमा कराने में क्या दे सकते हैं? छूट दे सकते हैं। अपील या रेफरेंस? इफ अ रेफरेंस इज मेड टू हाई कोर्ट, अगर आप केस किसके पास ले गए हैं? टैक्स शैल बी पेएबल एज पर द ऑर्डर ऑफ, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजेस ने फैसला किया वो टैक्स तो दो ना। हाउएवर tax recovery shall not be made for 30 days from the date of communication of order of appellate tribunal। ये एक बिल्कुल नई लाइन है, इसके लिए हाई कोर्ट के जज की भी इजाजत नहीं लेनी। ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो उससे पहले नहीं था। पुराना कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ते हैं ऑन एप्लीकेशन एंड आफ्टर गिविंग हियरिंग शो कॉज नोटिस टू कमिश्नर हाई कोर्ट मे स्टे रिकवरी ऑफ टैक्स। पुरानी लाइन अभी पढ़ते हैं, ये बिल्कुल नई लाइन है। ये पता क्या कह रहे हैं? कहते एक बात तुम्हें बाय डिफॉल्ट इजाजत है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के 30 दिनों में टैक्स ना जमा कराया करो, बस जल्दी जल्दी से जाके। इसका फायदा असल में ये होता है जब आप ATIR के फैसले के बाद 30 दिनों में टैक्स जमा नहीं कराते ना, तो फिर आप जल्दी जल्दी 60 से पहले ही जाके अपील कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी अपील भी कर दें और एक और स्टे भी ले लें। आप बताएं, अगर ATIR ने आपके खिलाफ फैसला सुना भी दिया है, बाय डिफॉल्ट आपको क्या छूट है कि आप हाई कोर्ट चले तो जाएं। हाई कोर्ट आपने 60 दिन में जाना है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको क्या छूट अवेलेबल है कि 30 दिन तक आप टैक्स जमा,
लेकिन आप फिर जल्दी करें ना, आप 30 दिन में अगर आपने टैक्स जमा नहीं कराना तो 31वें दिन तो जमा कराना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि वो अपील जो आपने 60 दिनों में करनी है, और समझ आ रही है, वो अपील जो आपने 60 दिनों में करनी है उसको भी जल्दी जल्दी जाके कर दे। लेकिन अपील के साथ एक एप्लीकेशन भी देनी होगी कि अब 30 दिन गुजर गए हैं फिर भी मैं पैसे जमा नहीं करवा सकता, इसलिए मुझे और छूट दे दें। अब बात क्या बनी सारी, और फिर छूट पता है कितने अरसे की मिलेगी? हाई कोर्ट का जज आपको छूट दे सकता है अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब पूरी बात सुने, इनके फैसले के खिलाफ इनके पास आप अपील कर सकते हैं 60 दिनों के अंदर। इनके फैसले के खिलाफ आप इनके पास अपील कर सकते हैं कितने दिनों में? 60 दिनों। लेकिन एक बात, इन्होंने जो टैक्स डिसाइड किया है वो आप जमा ना करवाएं 30 दिन तक, वो आप टैक्स जमा, और वो अपील जो 60 दिनों में करनी है बेहतर है जल्दी जल्दी जाके कर दें। जब अपील जमा कराएं तो एक एप्लीकेशन दे के अब 30 दिन भी गुजर गए हैं, मैं टैक्स जमा फिर भी नहीं कराना चाह रहा, तो खुदा के लिए हाईकोर्ट के जज मुझे छूट दे दें। हाईकोर्ट के जज ने फैसला सुनाना होता है 6 महीने में, ये छूट पूरे 6 महीने की दे देगा। बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये 6 महीने तक आपको कह देगा टैक्स जमा ना कराओ। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है, इन्होंने जो टैक्स डिसाइड किया ना आपका, उसका 30% आपको फिर भी जमा कराना पड़ेगा। फिर हाई कोर्ट का जज केस सुनना शुरू करेगा। ये एक अजीब सी बात है। हाई कोर्ट के जजेस की शान में ये गुस्ताखी है एक तरह की कि इन्होंने स्टे ऑर्डर दे दिया है फिर भी 30% टैक्स, यानी कि इन्होंने कहा है 10 लाख टैक्स दो तो 3 लाख उसमें से इसको जमा कराना पड़ेगा। चलें जी, बात खत्म होगी। इफ अ रेफरेंस इज मेड टू हाई कोर्ट, कि कौन केस अपना लेके गया हाई कोर्ट? इफ अ रेफरेंस इज मेड टू हाई कोर्ट बाय टैक्स पेयर, टैक्स पेयर अपना केस हाई कोर्ट के पास लेके गया, आगे पढ़े जरा। टैक्स शेल still be payable as per the order of, however tax recovery shall not be made for from the date of communication of order of। ये एक बिल्कुल नई बात है, बिल्कुल नई बात है, इससे पहले ये तो कभी भी नहीं की थी। ये तो बाय डिफॉल्ट इजाजत है या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? भाई ये बिल्कुल अलग बात है, वो नई बात थी, ये अलग बात है, ये इसको यहां नहीं लिखनी चाहिए थी। आप लोगों ने ऐसे एरो खींचने। अब आप इधर आए, इसके बाद आप इधर आए, ऑन एप्लीकेशन। अब आप हाई कोर्ट के जज के हाथ जोड़ें जाके। हाई कोर्ट का जज कमिश्नर को पहले बताएगा कि उसकी एप्लीकेशन आ गई है। ये तो हर जगह लिखा हुआ था भाई, को हाँ ना कर दिया करें। आप लोग पढ़ रहे हैं घर में जाके, हमने कहा था जब भी स्टे मिलेगा टैक्स जमा करवाने में, कौन दिल से पढ़े जरा हाथ खड़ा करके को बता दें 10-15 लोग। हाँ वेल डन। आपको पता है जब भी स्टे मिलेगा तो स्टे मिलने के बाद हमने स्टे दे, ऐसे नहीं दे देना, पहले कमिश्नर अपील ने स्टे देना है या ATIR ने, उससे पहले किसको बताने हैं? कमिश्नर को बताने हैं। क्या बताने हैं कमिश्नर को? कि मैं इसको छूट दे रहा हूं। तो ऑन एप्लीकेशन, ब्रैकेट में ले लिया करें, ये हर जगह हमने ब्रैकेट में लिए, ऑन एप्लीकेशन द हाई कोर्ट में स्टे। लो जी, हाई कोर्ट की तरफ से स्टे मिल गया, कितने दिनों का बताता हूं। हाई कोर्ट में स्टे रिकवरी ऑफ टैक्स इफ टैक्स पेयर मेक्स पेमेंट ऑफ एटलीस्ट 30% of tax determined by ATIR and where the tax recovery is stayed by high court, such order shall expire in 6 months। तो हाई कोर्ट ने कितने अरसे की छूट दे दी टैक्स जमा करवाने की? 6 महीने की, फॉलोइंग द डे ऑन विच इट वाज मेड, unless reference is decided against TP before 6 months। अगर 6 महीने से पहले ही तेरे खिलाफ हमने फैसला सुना दिया ना, फिर तो पैसे जमा कराने पड़ेंगे, बकाया 70% भी, फिर नहीं छूट बेटा। अगर हम ही तेरे खिलाफ फैसला सुना दें तो फिर तो पैसे जमा करा। और नीचे क्या लिखा हुआ है? 6 महीने से पहले कब पैसे जमा कराने पड़ेंगे? सच ऑर्डर इज विड्रॉन बाय हाई कोर्ट अर्लियर। अर्लियर का क्या मतलब है? बिफोर 6 मंथ। क्लियर हो गया? पहली लाइन पढ़ें इधर 9 की, बोले टैक्स तो जमा कराना ही कराना है ATIR ने जो कहा है, लेकिन खैर है 30 दिन तक जमा ना करवाएं।
पहले इधर देख लो एक मिनट, टैक्स तो जमा जो किसने कहा है, लेकिन खैर है 30 दिन तक जमा। लेकिन अगर आपको और छूट चाहिए ना तो उसके लिए पॉइंट 9-10 में आके क्या दें, एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन दे देंगे हाई कोर्ट को तो हाई कोर्ट आपको कितने दिनों की छूट दे देगा, 6 महीने की। लेकिन इसके लिए आपको कितने परसेंट, 30% टैक्स जमा कराना पड़ेगा जो ATIR ने कहा है। लेकिन वो 6 महीने की छूट भी खत्म हो जाएगी। और नीचे दो बड़ी लॉजिकल बातें लिखी हुई हैं। क्या वजह बन सकती है 6 महीने की छूट खत्म होने की? आपको खुद ही कहा है अब्बू ने कि बेटा लेट आ जाया करो, लेकिन बाद में आपने अपने जो स्टेटस लगाए हुए थे वो जब अब्बू ने व्यू किए तो अब्बू ने कहा पुत्र तो छेती आ कर वापस आ जरा। अब अब्बू ने खुद ही अपनी दी हुई इजाजत वापस ले ली। सच इजाजत इज विड्रॉन बाय हाई कोर्ट। ये स्टे ऑर्डर दिया था ना, सच स्टे ऑर्डर इज विड्रॉन बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने खुद ही इजाजत वापस ले ली। उसने कहा तेरी हरकतें नहीं सही। भाई ये जो अलग से लाइन लिखी हुई है ना, ये आपने खुद पढ़ के आनी है। ये मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। अब आप बड़े हो गए, मैं कुछ खुद भी पढ़े, कल मैं आके पढ़ा दूंगा मैं भी सुबह, कोई मसला नहीं। क्योंकि अब मैंने 1 घंटा निकालना है, आधे घंटे में 2 न्यूमेरिकल करने हैं बड़े इंपॉर्टेंट। ये जो अलग से लाइन दी हुई है ना, 3-4 लाइनें, उसमें ये दिया हुआ है। मुझे बताएं कि नहीं, अभी आप लोग ना पढ़ें, कमिश्नर अपील और ATIR क्या हमेशा ही इतने रहम दिल हुआ करेंगे कि छूट दे दिया करेंगे, या हो सकता है छूट ना भी दिया करें टैक्स रिकवरी की? अच्छा, अब एक ऐसा सिनेरियो सोचें, अभी तक तो हम रहम दिल सोच रहे थे लोग, हो सकता है कमिश्नर अपील या ATIR के दिल में रहम का मादा ना हो और उसने आपको कहा टैक्स जमा करा दो। अब तो आपका टैक्स पहुंच चुके हैं हुकूमत के पास। अब हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला सुना दिया है। अब टैक्स पेयर कहेगा कमिश्नर को पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अब वो अपने पैसे वापस मांगेगा, लेकिन कमिश्नर पैसे जमा ना वापस ना दे अगर कमिश्नर का इरादा है सुप्रीम कोर्ट जाने का। कमिश्नर पैसे वापस ना करे, ये लॉ मेकर ने वैसे ज्यादती की है, वो टैक्स पेयर के साथ बहुत ज्यादती है ये। लेकिन कमिश्नर पैसे वापस, अगर उसका इरादा क्या है, लेकिन ये करने के लिए कमिश्नर को हाई कोर्ट के जजेस से इजाजत लेनी पड़ेगी। वैसे हाई कोर्ट के जज ने हक में फैसला सुना दिया वह टैक्स पेयर के, इसलिए तो रिफंड बन रहा है। लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज को जाके कमिश्नर मिन्नत डाले, नहीं 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 उन्हें पैसे वापस नहीं करने, और इधर उधर की कहानियां करा के मान ले, तो फिर अब हाई कोर्ट के कहने के मुताबिक ये भी, वैसे हाई कोर्ट ने हक में सुना दिया वह टैक्स पेयर के फैसला, चलें पढ़ ही लें। इफ द टैक्स इज रिड्यूस्ड इन जजमेंट बाय, तो बहुत खुशी की खबर है टैक्स पेयर के लिए। फील हो रही है खुशी, या लिख के बता दूं, समझ आ रही है खुशी? इफ टैक्स इज रिड्यूस्ड, फील होगी टैक्स पेयर क्या हो रहा होगा, खुश। एंड सम टैक्सेस, चलो लिख ही दिया उसने आगे, सम टैक्सेस रिफंडेबल, द हाई कोर्ट मे ऑन विद इन 30 डेज, एप्लीकेशन आपने 30 दिनों में देनी है, डेट ही कौन, गुड, डेट कमिश्नर wants to make an appeal to सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने वो पढ़ें। इफ टैक्स इज, ओ इधर देखें, इफ टैक्स इज एंड सम टैक्सेस द हाई कोर्ट मे मेक, हाई अंडरलाइन जो मैंने किया हुआ है, द हाई कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर गिविंग परमिशन टू पोस्टपोन द रिफंड। कब तक? जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आए। तो भाई इस प्रोविजन के बाद तो फिर टैक्स पेयर क्या करेगा, रोएगा, उसे रिफंड ही उसका डिले हो गया बेचारे का। कब तक? वो होता है, हाँ, कब तुझे बड़ी टेंशन है टैक्स पेयर की। नहीं सही कह रहे हैं आप, तुझे नहीं आपको। निकालें जी चैप्टर 14। चाहे तो आप खाली पसंद करते हैं ना, बिस्किट के साथ? अच्छा, समोसे के साथ पसंद करते हैं, अच्छा, नमकीन बिस्किट के साथ। देखिए फरमाइशें देख रहे हैं जरा भाइयों की। पेज नंबर 358। वो लॉसेस के न्यूमेरिकल छोटे छोटे दिए थे परसों तरसों होमवर्क में, वो कोई हो गए थे किसी से? वो भी फिर कर लेंगे किसी दिन अगर एक दफा।
हाँ हाँ हो जाता है। LONE ट्रेडर्स इज अ सोल प्रोप्राइटर, और ये भी इंगेज हो गई है इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मकई एंड व्हीट। तो बस इसका बिजनेस तो एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम है। छोड़े पर कोई और सवाल करते हैं। हाँ अच्छा, बाइंग एंड सेलिंग है, यानी कि खुद काश्त नहीं करी। खुद काश्त करी होती तो फिर इसकी इनकम एग्रीकल्चर होती है और एग्जेम्प्ट होती है। अभी तो ये बाइंग एंड सेलिंग का काम करिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एलटीज रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। व्हीट सोल्ड टू फूड कंपनीज इज 13 मिलियन। तो लिख लें फिर, सेल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट दिया होता तो फिर रिवर्स वर्किंग से स्टार्ट करते। सेल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और अलाउड खर्चे माइनस करेंगे। सेल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और अलाउड खर्चे माइनस करेंगे। Wheat sold to food companies in Punjab amounted to 13 million. This sale was made after giving a discount of 6,80,000. आप बताएं ये वाली फिगर डिस्काउंट के बाद है या डिस्काउंट से पहले है? द सेल ना, द सेल का मतलब फिर वो फिगर होती है। द सेल वॉज मेड आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 680,000 टू न्यू कस्टमर्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। असल में ना उसने कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दी, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट दे दी है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे फिर, ताकि फिर ऐसे करेंगे ना, सेल से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के खर्चे माइनस कर देंगे बस। तो चलें शुरू करें, दूसरे सफे से शुरू करें। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। जी माय डियर, अच्छा सेल कौन सी दी हुई है? नेट ऑफ टैक्स दी हुई है या ग्रॉस दी हुई है? नहीं सॉरी, नेट ऑफ टैक्स नहीं, नेट ऑफ डिस्काउंट दी हुई है या ग्रॉस दी हुई है? अच्छा, सेल्स टैक्स में भी डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है, इनकम टैक्स में भी आज सुन लें डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है, कोई मसला नहीं। डिस्काउंट असल में ना सेक्शन 21 में डिटेल दी हुई है नॉट अलाउड खर्चों की, तो नॉट अलाउड में डिस्काउंट है नहीं, तो इसलिए डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट अलाउड है। अच्छा लेकिन एक बात सुने, मैं ना इस तरह करूंगा, वजह आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ग्रॉस सेल माइनस डिस्काउंट और नेट सेल, फिर मैं नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह माइनस करके क्या निकाल लूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? तो मुझे बता दें सवाल में पहली लाइन क्या है? व्हीट सोल्ड टू फूड कंपनीज अमाउंटेड टू 13 मिलियन। The sale was made after allowing discount of 680. So what I think that this figure is 13,000. This figure is it so? Yes, sir. This 13 is after allowing a discount. What is discount? ऊपर वाली फिगर अब आप खुद ही निकाल लें। इस तक पहुंचते हुए डिस्काउंट क्या हो चुका है? माइनस हो चुका। नोट करें, पहली लाइन पढ़े ना, द सेल वॉज मेड आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट। द चा अच्छा, अगर डिस्काउंट ना होता तो सेल कितने की होती, जरा बताएं? 13,680। चलें जी आगे। कॉस्ट ऑफ सेल की अब जरूरत नहीं है ना, छेड़ो उसको। जीपी अब निकालना 25% ऑन, 25% ऑन, इसलिए ग्रॉस सेल निकालनी पड़ी थी। 25% ऑन ग्रॉस सेल। सो व्हाट इज ग्रॉस सेल बिफोर डिस्काउंट? जीपी इज 25% ऑफ ग्रॉस सेल। 3420 बैलेंसिंग, नो नीड।
कोई जरूरत नहीं निकालने की, कोई जरूरत ही नहीं, कोई फायदा नहीं निकालने का कॉस्ट ऑफ सेल। बस जीपी निकला है, उससे आगे में से अलाउड खर्चे माइनस कर देते हैं। हमने कौन सा रिवर्स वर्किंग करके P&L बनाना है, हमने तो बिजनेस इनकम निकालनी है बस। मैंने मना किया कॉस्ट ऑफ सेल निकालने से। एलटी ने 6 लाख रुपया पे किया एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो कि एक फॉर्मूला बना रहा है विच इज लाइकली टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ व्हीट, जो कि ये ग्रोअर से खरीद रहा है। तो जाहिर बात है इसका बिजनेस ही बाइंग एंड सेलिंग है, तो इसने कुछ बेहतरी के लिए कुछ रिसर्च करके दी है ताकि इसके सप्लायर जरा बेहतर काम करें। तो ठीक है, रिसर्च पाकिस्तान के अंदर ही होगी, अलाउड होती है। हमने पढ़ा था रिसर्च के लिए अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीदें तो वो अलाउड नहीं है, बल्कि उनकी डेप्सियन वगैरह अलाउड है बिल्डिंग वगैरह की, लेकिन रिसर्च अगर पाकिस्तान में करें तो अलाउड है। सेल से चलते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए क्या करना होता है, जल्दी बताएं। अलाउड खर्चे क्या करने होते हैं, तो बस माइनस कर दें। लेस रिसर्च एक्सपेंस, $600। क्या फीलिंग आती है क्लास में एंटर होके, टैक्स की, R1 की, ज्यादा किसकी फीलिंग आती है, टैक्स की। चलें, जब R1 वाले पूछेंगे तो R1 की। अम्मी अच्छी लगती हैं, अब्बू अच्छे लगते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है, फिर देखता है खड़ा कौन है इधर। अच्छा जी, आए मरहबा मरहबा, वेलकम भाई। आप इतनी लेट आए हैं कि अब हम आपकी क्लास भी नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 3, ये वाली 2 लाइनें हमने डाली थी स्पेकुलेशन के अंदर, और यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट की थी, और एलटी और एमई का लफ्ज यूज किया था, शायद आपको याद हो, एलटी और एमई। तो इन्हीं को आज सवाल में इधर भी डाल देते हैं, दोबारा जरा रिवीजन भी हो जाएगी स्पेकुलेशन की। अगस्त 2015 में, हमारा साल खत्म होने से 3-4 महीने पहले, हमारा दिसंबर है तो टैक्स ईयर 2016 बेसिकली होगा हमारा, नीचे जाके देख लें, लिखा होगा शायद टैक्स ईयर 2016, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद कौन सा 30 जून आने, 30 जून 16, तो 31 दिसंबर 15 का मतलब होता है स्पेशल टैक्स ईयर 2016। In August 2015, LT signed a future contract with ME for purchase of 500 metric ton of मकई at 15,800 per metric ton. तो LT signed a contract with ME for purchase. LT signed a contract with ME. LT signed a contract फॉर परचेज। तो एलटी की किताबों में क्या रिकॉर्ड होगी, परचेज। द डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड इन अक्टूबर। मैंने आपको कहा था अगस्त में खड़े होकर एक प्राइस तय हो जाएगी, अब डिलीवरी अक्टूबर में होनी थी। एमी ऑल्सो एग्रीड टू परचेज, तो ये तो फिर कैंसिल हो गई सेल, ये तो सेल वॉश हो गई एक तरह की। एमी अग्रीड टू परचेज। Now LT will sell नहीं होता, हमने तो अंग्रेजी में पढ़ा था, will के बाद इस आएगा, will sale होता है। वैसे पूछ रहा हूं, मैं तो अंग्रेजी की बात कर रहा हूं, नहीं will sell होता है, मेरा तो पता नहीं, सेल नहीं होता ना, हमने will selling इंग्लिश हारा गया, बता रही है करो। LT signed a contract for purchase. ME also agreed to purchase. Now, if ME is purchasing, then LT will sell. LT will sell the entire lot at a price prevailing on that date. वो डेट को पता नहीं क्या बनेगा फिर। In October, the price of maize increased to, उस दिन प्राइस क्या बनी फिर, 18,240. And LT, और एलटी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, लेकिन डिलीवरी कोई नहीं हुई चीजों की। ये कौन सा बिजनेस है बोले, स्पेक्यूलेशन। जब चीजों की क्या ना हो,
तो फिर ये कौन सा बिजनेस है? चलें, वर्किंग नंबर 1 में 5 लाइनें छोड़ दें, वर्किंग नंबर 1 में। वर्किंग नंबर 2 में 10 लाइनें छोड़ दें और वर्किंग 3 करें। वर्किंग 3 एलटी की बुक्स में सिर्फ एंट्रीज करें। उधर मैंने एलटी एमई दोनों कराई थी, लेकिन आज तो सवाल एलटी का है ना। पहला मेरा फिक्रा पढ़े जो मैंने हाईलाइट करवाया, एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज। पहले परचेज की एंट्री करें। एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज। कितनी? कितने की? 15,800 रुपीज इन 1000 में 7,900। एक मिनट, ये पहले वाला येलो फिक्रा हो गया। दूसरे वाला, एमी ऑल्सो एग्रीड टू परचेज एट द प्राइस ऑन द डेट ऑफ। वो प्राइस फिर क्या हो गई? लेकिन इधर देखे ना, इधर देखा कर, इनको कहीं इधर इधर देखें, इनको कहीं इधर इधर हो रही है क्लास, इधर मैं इधर खड़ा हूं, वो नोट करने के टाइम मैंने कहा दूंगा अपने साथ। चीज समझ नहीं रहे होते, नोट कर रहे होते, फिर क्या फायदा उसका। एलटी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर, तो पहले किसकी एंट्री करेंगे? परचेज की, 15,800 रुपए पे। उसके बाद एमई ऑल्सो एग्रीड टू परचेज। अगर एमई ने परचेज करना तो फिर एलटी क्या करेगा? सेल करेगा। अब एलटी की किताबों में सेल की एंट्री कितने से होगी? लेकिन इन द एंड लिखा हुआ डिलीवरीज नहीं हुई, तो फिर मैंने आपको बताया था नेट कैश सेटल हो जाता है। क्या हो जाता है? नेट डिलीवरीज नहीं हुई। अब दूसरा हाईलाइट क्या क्या लिखा हुआ था? एमई एग्रीड टू परचेज, सो नाउ एलटी विल सेल। डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। क्वांटिटी 500। 18 9120। अब फिक्रा पढ़ लें एक दो दफा, कैमरा उधर ही रखो। अस्सलाम वालेकुम। और उस्मान क्या हाल हैं? खैरियत से हो? उस्मान सैटरडे को शाम 5 से लेके 7 बजे तक, ये 7:15 पे उस्मान होती है ना करीबी मस्जिद में नमाज, तो 5 बजे से लेके 7:10 तक बीच में मगरिब की ब्रेक होगी और चाय का इंतज़ाम होगा। ये ज़रा ध्यान रखना सैटरडे को इंशाल्लाह। अपने घर वालों को भी बताओ और ये बच्चों के घर वालों को भी मैसेज करवा दो कि शाम को बच्चा लेट मिलेगा इशा के बाद आपको सैटरडे को। घर वाले कुछ कहें तो उनको कहना 8 से 10 बजे वाली शादी पे आइंदा फिर इसको कभी नहीं लेके जाना, अगर इसको डर लगता है तो। और आर्टिकल्स में भी ये लेट सीटिंग नहीं करेगा। आर्टिकल्स में वो इंटरव्यू में पहले दिन पूछते हैं लेट सीटिंग में कोई मसला तो नहीं, उस वक्त कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। फिर जब होती है फिर पोस्टें डाल रहा होता है सोशल मीडिया पे, हमारी फॉर्म तो वो पहले ही मान जाएगा। ओके, मुझे ही ऐसी फॉर्म मिलनी थी। अभी तो मसले शुरू होने हैं। जिसकी शिकवे की तबीयत होती है वो तो फिर उसको शिकवे वाली चीज़ें आगे मिलती हैं। वर्किंग टू, इट इज़ हाउ यू सी द थिंग्स। वर्किंग टू, कट बॉल पेन मुँचू कट स्पीड मार। आप मुझे बताएं हम सेल किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 9120। मैंने कहा था कि 9120 माइनस 7900 करके देखें, जवाब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल में इन फिगर्स को कैसे डालना है बड़े वाले में, वो आज देखें। न्यूमेरिकल में डालने का तरीका ये होगा कि डिलीवरी नहीं हुई तो इसका नाम पड़ जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। बताएं जी सेल 9120,
अच्छा, इसमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती, इसमें बस परचेज ही होती है, क्योंकि स्टॉक तो होता ही नहीं क्लोजिंग वगैरह कोई। 7900 जीपी बता दें। 1220। एक साल खरीदे तो अगले साल बेचे, तो फिर हमारे साल कुछ भी नहीं करना। मतलब इस साल खरीद के अगर अगले साल सेटल हुआ तो फिर हमारे साल कुछ भी नहीं करना। जैसे शेयर खरीद के रख लें और बेचे ही नहीं, तो बस कैपिटल गेन तो नहीं आएगा। वेल डन। ओके, आगे चलें। LT incurred expenditure of 25,000 for above future contract। तो मुझे तो ये खर्चा स्पेकुलेशन का लग रहा है। लफ्ज क्या लिखा हुआ है? तो ये खर्चा तो स्पेकुलेशन का है। कितना? 25। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें, बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अलाउड है। अच्छा जी, अब एक चीज बताएं मुझे, इनको कहते हैं स्पेसिफिक खर्चे। जैसे वो कहते थे ना, इनपुट दिस खर्चा इज फॉर दिस, तो ये यहां माइनस कर दिया, दिस खर्चा इज फॉर दिस। इनको कहते हैं स्पेसिफिक खर्चे। लेकिन कॉमन खर्चे भी तो हो सकते हैं, वो हुआ करेंगे बिजनेस के एडमिन सेलिंग। ये पहली दफा आज बात आ रही है, और पहले 6 लेक्चर्स अगर आपने अटेंड किए थे ना, उनमें भी ये आई थी अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक एडवर्टाइजमेंट चली थी टीवी चैनल के ऊपर, और उसको दोनों मुल्कों के अंदर देखा गया था। वही चीज आज रिवाइज होने लगी है, तकरीबन जो है वो 105-6 लेक्चर्स के बाद, जो पहले 5-6 दिनों में पढ़ी थी। चैप्टर 4 में एक सेक्शन पढ़ा था, अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। अब बता दें मैं कितने हेड्स में इनकम कमा रहा हूं? 2 हेड्स में। नंबर 1, ये मेरा था इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉन स्पेक्यूलेशन। मुझे कैसे पता चला नॉन स्पेक्यूलेशन था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेज, ये तो सादा बिजनेस होता है। और ये कौन सा बिजनेस था? इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यू। एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25 लाख। भाई ये दोनों सेल पे पोर्शन करने हैं। कुछ बच्चे समझते हैं कि एडमिन सेलिंग सारे डाल दें वर्किंग 1 में। नहीं भाई, ये जो होता है ना स्पेकुलेशन बिजनेस करना, इसके लिए भी हमने स्टाफ रखा होता है। और स्पेकुलेशन बिजनेस करने से पहले एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि एमई आता है, कोई और आता है, फिर एमई से कॉन्ट्रैक्ट तय करते हैं, फिर इसको खाने खिलाते हैं, नेगोशिएशंस होती हैं। तो ये एडमिन सेलिंग आप लोगों ने हमेशा, एक जनरल एक्सपेंस होगा, इसको किन हेड्स पे एलोकेट करना है? दोनों पे। चाहे मेरा बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है, चाहे 25 लाख। लेकिन एक छोटी सी फिगर में इसमें मसला है, वो देख लेते हैं। इसमें एक पेनल्टी पड़ी हुई है जो आपने गवर्नमेंट को दी है, तो इसको माइनस कर दें बस। 2500 माइनस 45, तो फिगर बता दें इधर ही। 2500 माइनस 45, फिगर क्या आ गई? 2455। देखें जरा मैंने क्या करने की कोशिश की है। असल में ना मैं सेल से चल रहा था, तो मुझे सिर्फ चाहिए थे अलाउड। तो पता है मैंने क्या किया? टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। अलाउड की फिगर मैंने इधर ही निकाल ली है। इसको रेफरेंस दे दें वर्किंग नंबर 4। टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। करें जी वर्किंग 4। टोटल खर्चों में से नॉट अलाउड माइनस कर दें, तो कौन से खर्चे निकल आएंगे? अलाउड। ओके, अब मुझे बताएं सेल से चलते हुए क्या माइनस करना है, 2500 या 2455? लेकिन इसको दोनों हेड्स पे क्या करें? एलोकेट करें। ये एलोकेशन आपको आती है, इनको कहते हैं कॉमन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कॉमन। कॉमन का क्या मतलब है? ये खर्चा एक हेड के लिए या दोनों हेड्स के लिए? कॉमन एक्सपेंडिचर को एलोकेट कर दे। एलोकेट करना आता है आपको, क्यों? आपने सेल्स टैक्स पढ़ लिया हुआ है। सेल्स टैक्स में हम ये करते थे, 2455 को पकड़ते थे, डिवाइडेड बाय सारी सेल, मल्टीप्लाइड बाय हमारी सेल। वो जो करते थे वही काम करना है।
तो जिस तरह इनपुट को पोर्शन नहीं करते थे, लेस कॉमन एक्सपेंडिचर, लेकिन दोनों जगह लिखें लेस कॉमन एक्सपेंडिचर। जी बताएं भाई, कॉमन खर्चा कितना है? कॉमन 2455 डिवाइडेड बाय, इधर हम लिखते थे सेल्स टैक्स में टैक्सेबल सेल, एग्जाम्प्ट सेल, जीरो रेट सेल, डिवाइडेड बाय चैप्टर 4 जाके देखिएगा, ग्रॉस सेल उठानी होती है, वहां लिखा नहीं हुआ था डिस्काउंट माइनस करके या उससे पहले, ग्रॉस का लफ्ज लिखा होता। लोगों की राय है ग्रॉस से मुराद है डिस्काउंट से पहले वाली, इधर याद रखिएगा। कौन सी सेल उठानी है? ग्रॉस सेल। और उधर भी, उधर तो सेल है ही बस 9120 मल्टीप्लाइड बाय 13680। एडमिन सेलिंग खर्चे कितने हैं हमारे बिजनेस के? कोई बताए एडमिन सेलिंग खर्चे कितने हैं हमारे बिजनेस के? इन्होंने दोनों सेल में हेल्प की, तो हमारी सेल में कितनी हेल्प की? बाकी लंबा सा काम करें या कोई शॉर्टकट बता दें? बैलेंसिंग कैसे? यानी 2455 में से 1473 इधर चला गया, बाकी उधर ले जाएं, लेकिन छोड़े 2455 सेल से चलते हुए क्या करते हैं बोले? अलाउड खर्चे माइनस करते हैं, डिवाइडेड बाय 13600 जमा 9120 मल्टीप्लाइड बाय 9120 982। चलें जी, पुराने साल के लॉसेस पड़े हुए हैं, फिलहाल इसको जरा टोटल कर लें। 1347। जल्दी करें। हाँ जी, डेप्रिसिएशन का डाटा उसने नहीं दिया, आई कैप को ईमेल कर दीजिएगा कि यार सवाल बनाते हुए थोड़ी सी अकल तो कर लिया करो। आई कैप का जवाब आएगा सारे एसेट्स किराए पे लिए हुए हैं, फिर चुप कर जाइएगा, चुप कर जाइएगा, क्या कर सकते। और उसका किराया एडमिन सेलिंग के खर्चों में पड़ा हुआ है। ओके, बॉल पेन मुंह से निकालो ना जरा, यानी कि जब दो हाथ मसरूफ होते हैं तो फिर बॉल पेन को मुंह में पकड़ लेते हैं ताकि वो, तो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया? दोनों हेड्स के ऊपर अपोर्शन कर दिया। इस साल बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है और स्पेकुलेशन में भी प्रॉफिट आ रहा है। पिछले साल का लॉस है, प्रीवियस ईयर्स लिखा हुआ है या प्रीवियस ईयर? ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है ईयर। ईयर का मतलब है हम 16 में खड़े तो ये 15 का लॉस है। 15 में बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन ट्रेडिंग है, व्हीट और राइस की कर रहे हैं, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है पिछले साल का, पिछले साल का स्पेकुलेशन का भी लॉस है, और पिछले साल का, अब 3 लॉसेस पिछले साल के खड़े हैं और तीनों जेन्युइन है, खड़े भी होने चाहिए क्योंकि ये तीनों कैरी फॉरवर्ड हो सकते थे, ये अदर सोर्स से प्रॉपर्टी के नहीं है। और ये तीनों बोल रही है मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, तेरा भाई आ गया, मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, छोटी बस लाया, 213 लाया ना, इधर 300 पड़ा है। मेरा भाई आएगा मुझे ले जाएगा, लेट जा तो 1 साल के लिए, और उसका भाई नहीं आया, इसको लिटा दें। मेरा भाई आ गया, हाँ तेरा भाई आ गया, चलो आ जाओ। 13, अभी मैं न्यूमेरिकल का फेस नहीं बना रहा, जरा देखें क्या करते हैं। 13 माइनस 5
797. 790। अभी सब बाकी चीजें लिख लेते हैं। उठ, हाँ हाँ की होया भाई आ गया तेरा। अच्छा 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 300। मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, छोटी बस लाया। 213। 213 माइनस 300। फुड़क के सवारियां बाहर कितनी आ गई? कैरी फॉरवर्ड कर ले। इनकम फ्रॉम बिजनेस पे क्यू का लॉस कितना? 87 टिल 2021, क्योंकि ये 15 का लॉस है। ये 15 का लॉस है। बता के नहीं आना टिल 21, क्योंकि उसने पूछा नहीं, बस आपने सिर्फ ये बताना 87। उठ, हाँ हाँ की होया, कोई नहीं आया, सो जा दोबारा। डिस्टर्ब किया। कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम, मैं देख लेता हूँ, बस बस रहने दे। टिल 2021 जी। टैक्सेबल इनकम क्या आ गई? टैक्स तो उसने मांगा ही नहीं हुआ शायद। यही आपकी टोटल इनकम है और यही आपकी टैक्सेबल इनकम है, 7,97,000। बाकी एग्जामिनर को कहिएगा नाम नूम या खुद ही लिख ले, भाई इतना हमने कर ही दिया। वो कहते हैं हर बात पे हूं नहीं करना होता। ये क्या बने न्यूमेरिकल का? अच्छा अच्छा फेस, मैंने समझा वर्किंग समझ रहे हैं, वर्किंग 7। ये क्या था? इनकम फ्रॉम बिजनेस और पुराना लॉस। ये क्या था? इनकम फ्रॉम बिजनेस और पुराना लॉस। बंदे का नाम क्या है? LONE ट्रेडर्स। आगे इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2016, यानी स्पेशल टैक्स ईयर है, 31 दिसंबर 15। चलें जी, 10/10, 10/10। बाकी पेपर में से 40 तो ले ही लेंगे। हाँ हाँ हाँ, कभी गए हो ना आप आई के, अब आपको पता चले। कहाँ होते हैं आपके पेपर? ये PC नादिया कैटरिंग में या ये कपल्स वाले मैरिज हॉल में? कपल्स कौन सी मैरिज हॉल में होते हैं? नहीं, पहली दफा जाने हैं? अच्छा अच्छा, ना करो सीरियसली। PRC वाले हैं आप लोग? PRC के ऑनलाइन थे? ऑनलाइन कहाँ हुए थे? वर्चुअल जो, वर्चुअल कहते हैं वर्चुअल कहते हैं, पता नहीं। अच्छा, इस दफा कहाँ जाना है? नहीं आया अभी तक? किसी करीबी मैरिज होता है इधर ही बुला लेगा भाई क्या। कुर्सियां सही थी? नीचे फॉर्म शॉर्म लगी हुई थी या फटा ही था? फॉर्म लगा हुआ था भाई कह रहे नीचे। बैठ तो नहीं गया हुआ था फॉर्म? 2 जजेस का बेंच बैठ गया हुआ था फॉर्म, भाई कह रहे मेरे बैठने से बैठ गया था। AC उसी लगे हुए थे? फिर भी पसीना आ रहा था। वो तो नेचुरल है जब टर्म टेस्ट और मॉक ना दिया हो। उसका सर्दी गर्मी से ताल्लुक नहीं होता, उसका अंदर से दिल के जज्बात से ताल्लुक होता है। ओके, अब आप हजरात ने ये होमवर्क करना है। देखें पेज 359। क्वेश्चन नंबर
15 मुनासिब हुआ तो मैं पार्ट 20 का भेज दूंगा आपको, क्योंकि हाइब्रिड में आखिरी में बातें शुरू हो गई हैं, वरना फिर जमील एंड कंपनी इज सोल ट्रेडर ऑफ ब्रांडेड टी इन पाकिस्तान। तो ट्रेडर है, ट्रेडर का क्या मतलब है, ये बिजनेस कौन सा है इसका, नॉन स्पेकुलेशन। In addition to the trading business, JC is also engaged in the forward purchasing and selling of tea to reap the benefits of price fluctuation in the local and inter। इसके अलावा वो फॉरवर्ड परचेजिंग एंड सेलिंग भी करता है, इसको स्पेकुलेशन कहते हैं असल में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, डिटेल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन बिजनेस, फॉरवर्ड परचेज एंड सेल, डिटेल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन, दोनों बिजनेस का डेटा दे रहा है। ट्रेडिंग बिजनेस का रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू कितना है 400 और जीपी 20। इस बिजनेस का ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, ग्रॉस रेवेन्यू वो इसलिए देते हैं ताकि आप खर्चों को पोर्शन कर सकें, और जीपी 10। अब 400 और 20 को कहां लिखेंगे घर जाके, 400 को यहां लिख दीजिएगा और 20 को यहां, और बैलेंसिंग कुछ निकालने की जरूरत नहीं, बस यहां लिखिएगा घर जाके सेल 400, ग्रॉस प्रॉफिट 20, यहां 20 लिख दीजिएगा, यहां 400। और स्पेकुलेशन 200 और 10, 200 कहां लिखेंगे यहां, और 10 टोटल एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस, टोटल एडमिन एंड जनरल एक्सपेंसेस आर 7.2, इसमें से 0.4 गवर्नमेंट को पेनल्टी दी है, 7.2 में से 0.4 माइनस करेंगे, जवाब आएगा 6.8। टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। 6.8 को यहां लिखिएगा, 6.8 को डिवाइडेड बाय दोनों की सेल मल्टीप्लाइड बाय ये वाली सेल, और बाकी इसका करेंगे। पुराने लॉसेस भी आ रहे हैं, वही सवाल कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है कि आपने दोबारा इधर ज्यादा आसान करके, शायद बिजनेस का लॉस आ रहा है पुराना, ये प्रीवियस ईयर्स लिखा हुआ है, वैसे इसने असेस्ड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स आर एज फॉलोज, फिर पिछले का ही होगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन आ रहा है, कैपिटल लॉस बहुत पुराना आ रहा है, 2002 का आ रहा है, और हम खड़े कहां हैं 2008 में। इस साल कैपिटल गेन आया, ओ उठ तेरा भाई आ गया, हाँ हाँ मैं मरण आना, 2008 है ना, आखिरी साल है, आया नहीं आया, मंजिल आओ, नहीं तो आखिरी साल था ना इसका। अब इसको कैरी फॉरवर्ड ना कीजिएगा, यानी कि आप इधर लाइन डालियो, कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टिल 2050, पागल ही हो दिस। तो ये इसका तो आखिरी साल है, इस साल 2008 है ना, तो 8 में कोई प्रॉफिट आया, तो बताएं ये लॉस क्या हो गया है, मर गया है। ओके ओके गाइस, हाँ चलो ये मैं बात कर लूंगा, ठीक है, जब वो असल में खुद लिखते ना ऊपर स्पेकुलेशन बिजनेस, कर लूंगा मैं, कल बात कर लूंगा। ओके निकालें चैप्टर 15। पेज नंबर 376, पेज नंबर 379, पेज 379। चैप्टर कौन सा है, 15।
ये बात सेल्स टैक्स में हमने पढ़ी थी। अगर आप रिटर्न रिवाइज करना चाहें ऑडिट का नोटिस आने से पहले, घूरी से पहले, तो फिर आपको कोई पेनल्टी जमा नहीं करवानी। इस पेज पे ना है, पेज 391 पे, अगर आपको ऑडिट शुरू हो जाए लेकिन अभी शो कॉज नोटिस ना आया हो, तो अब अगर आप रिटर्न खुद रिवाइज कर दें तो आपको पेनल्टी जमा करवाने की 25%। और अगर आप शो कॉज नोटिस के बाद जमा करवाना चाहें रिवाइज रिटर्न खुद ही अपनी मर्जी से, तो फिर आपको उधर जमा करानी पड़नी थी 50% पेनल्टी, लेकिन इनकम टैक्स में 100% है। वहां पे कितने परसेंट थी? वहां पे 9, 25 और 100 थी। अच्छा, वहां 9, 25 और 100 थी, और यहां 9, 25 और 50। फॉलोइंग अमाउंट्स विल बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ। ये कौन सा सफा आप ढूंढ रही हैं? इनको बता देना, हम पेज नंबर, ये कौन सा पेज है जिसपे हमें मिल गया? बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ ऑडिट। अगर आपका दिल इस वक्त चाहे रिटर्न रिवाइज करने को, तो फिर आप ऐसा करें, जितना टैक्स मारा हुआ है वो ले आए गवर्नमेंट का, डिफॉल्ट सरचार्ज ले आए, पेनल्टी लाने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस। अगली बात ना पढ़िएगा, आपको कंफ्यूज करेगी ये बात, ब्रैकेट में ले लें। ड्यूरिंग ऑडिट एंड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस। ऑडिट के दौरान आपको ख्याल आ गया, ऑडिट के दौरान या बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज नोटिस, तो इधर आपको ख्याल आया, तो कितनी पेनल्टी? आफ्टर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद ख्याल आया आपको, तो कितने % पेनल्टी? इफ दिस पेनल्टी इज पेड, शो कॉज नोटिस शैल बी कैंसल्ड। अब उसने ना एक लफ्ज लिखा हुआ है ब्रैकेट में। अब बच्चे कहते हैं ड्यूरिंग ऑडिट और बिफोर शो कॉज नोटिस, तो ये अमेंडमेंट कहां से आ गई? उसने लिखा हुआ है ड्यूरिंग ऑडिट और बिफोर शो कॉज नोटिस, तो बच्चे कहते हैं ये अमेंडमेंट का लफ्ज कहां से आ गया? अभी तो अमेंडमेंट हुई नहीं। मोहतरम, उसने लफ्ज लिखे शो कॉज नोटिस फॉर अमेंडमेंट। कहते हैं मैं बार किस लिए कर रहा हूं कि मैं बाइट करूंगा, इट डजंट मीन कि बाइट कर लिया है। आई एम बार्किंग फॉर बाइटिंग, तो बाइट तो नहीं किया ना। तो अब क्या आ सकता है? बिफोर घूरी, यही सिनेरियो है ना, बिफोर घूरी, आफ्टर घूरी बट बिफोर बार्किंग, आफ्टर बार्किंग, यही 3 सिनेरियोज है ना। अच्छा, लेकिन अगर इस तरह लिख दे वो, आफ्टर घूरी बट बिफोर बार्किंग फॉर बाइटिंग, तो बाइटिंग तो नहीं हुई ना, बार्किंग इज फॉर बाइटिंग। कोई समझ आया ये फॉर वाले की क्या लफ्ज है इसका? दिस शो को अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं आया आपके घर, इन तीनों सिनेरियोज में भी नहीं आया आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, लेकिन शो कॉज नोटिस क्यों भेजा जा रहा है आपके घर? बोले ना, फॉर अमेंडमेंट भेजा गया था, लेकिन अमेंडमेंट करनी नहीं पड़ी आपको, खुद ही होश आ गया। मरीज कहता है दिस मीटिंग इज फॉर डिसाइडिंग द डेट ऑफ ऑपरेशन, तो ऑपरेशन हुआ तो नहीं अभी आपका। तो बताएं ये शो कॉज नोटिस ही लिखा हुआ है या शो कॉज नोटिस फॉर अमेंडमेंट का भी वही मतलब है? इन तीनों लाइनों में याद रखिएगा अमेंडमेंट हुई नहीं, अमेंडमेंट अभी होनी, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं इस सबको। आप इस स्टेज पे आके भी अगर रिटर्न रिवाइज कर दें तो फिर मजे करें, कोई मसला नहीं। तो बोलें व्हाई शो कॉज नोटिस इज इशूड और अमेंडमेंट, और कोई मकसद नहीं है इसका। आगे नहीं जाना, पीछे जाना, मैं लेके जावांगा। अच्छा जी, पीछे आए। पेज नंबर 377। हमने कहा था कि आप टैक्सेबल इनकम रिवाइज रिटर्न में ज्यादा करके ले आए तो कोई मसला नहीं, फिर खैर है, फिर आपको कमिश्नर की इजाजत की जरूरत नहीं। इस तरह की बात हमने पढ़ी थी। तो पॉइंट सी में वो कह रहे हैं, आप उनको अटेंटिव कर देना, उनको ये क्लास हो रही है, इधर इधर देखिए, थोड़ा सा उधर होके बैठे तो पता चले इधर मुझे व्हाइट बोर्ड देखा जा रहा है।
आप कभी भी टैक्सेबल इनकम रिवाइज रिटर्न आप कभी भी जमा करवा सकते हैं। कहते हैं रिवाइज रिटर्न आप कभी भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि आपने अपनी टैक्सेबल इनकम को बढ़ा के लाना है। अगर आप बेस्ट जजमेंट के बाद हमने आपकी बेस्ट जजमेंट कर दी, आपके दिल में आया मैं और ज्यादा अपनी इनकम कर दूं, हो सकता है कोई और गलती भी पकड़ ली हो, या नॉन लीडरशिप उन्होंने कहा यार फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी कुछ वारियां बैठी तुम्हें याद आया, अब ये तो खुद आपका जमीर जागा अंदर का, यानी आपकी बेस्ट जजमेंट हमने कर दी, उसके बाद आपको ख्याल आया, कहते हैं आ जाओ, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के बाद भी आप आ सकते हो, कोई मसला नहीं, रिवीजन ऑफ कमिश्नर के बाद भी आप आ सकते हो, कमिश्नर अपील ने आपके हक में फैसला सुना दिया, आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इनकम और ज्यादा करके ले आऊं, कहते हैं आओ, हत्ता कि एपलेट ट्रिब्यूनल ने आपके हक में फैसला सुना दिया और बाद में आपका दिल चाहा नहीं नहीं एपलेट ट्रिब्यूनल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी इनकम तो बहुत ज्यादा है, मैं क्यों झूठ बोलूं मरने से पहले, आप और ज्यादा इनकम करके ले आए, हत्ता कि हाई कोर्ट ने भी आपके हक में फैसला सुना दिया, फिर भी आपने कहा नहीं 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 मैंने तो मरना है, मैं सही इनकम खुद बताता हूं आज जाके, तो कहते हैं जब मर्जी आओ, कौन रोकने वाला है आपको, कहते हैं हम नहीं कभी रोकेंगे आपको, लेकिन याद रखना इनकम को क्या करके लाना, और अगर लॉस है तो उसको कम करके लाना। बेस्ट जजमेंट, अमेंडेड असेसमेंट, रिवीजन बाय कमिश्नर, इनको कहते हैं असेसमेंट ऑर्डर। कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, इनको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर, एपलेट ऑर्डर, इनको कहते हैं एपलेट ऑर्डर। अब पढ़ें, टैक्सेबल इनकम इज इन रिवाइज रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन का मतलब वर्सेस लिखें, देन वर्सेस क्या, द इनकम डिटरमिन्ड इन प्रीवियस ऑर्डर इशूड बाय टैक्स अथॉरिटी और इशूड बाय एपलेट अथॉरिटी। आप बताएं टैक्स अथॉरिटीज कौन से ऑर्डर इशू करते हैं, टैक्स अथॉरिटीज, ओहो ये क्या ये वन नोट है, चलो फिर हम ऐसे बनाते हैं, होन कर तू पंगे ले, टैक्स अथॉरिटी और हाय हाय एपलेट अथॉरिटी, ठीक है जी। तो आप अगर असेसमेंट ऑर्डर के बाद इनकम ज्यादा करके लाएं या कोर्ट के ऑर्डर के बाद इनकम ज्यादा करके लाएं तो कोई मसला नहीं, आपसे अच्छा तो इंसान कोई नहीं, और अगर लॉस है, आप क्या जमा करवाने आ रहे हैं सारे बता दें, ये कौन सा सेक्शन चल रहा था, अगर आप रिवाइज रिटर्न जमा करवाने आ रहे हैं और लॉस को कम करके ला रहे हैं तो भी कोई मसला, देन का क्या मतलब होता है, वर्सेस देन किधर लिखा हुआ है, देन लॉस डिटरमिन्ड अंडर प्रीवियस ऑर्डर इशूड बाय टैक्स और एपलेट अथॉरिटी। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ऐसे किसी के जहन में कुछ चीजें अगर हों। मोहतरम ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में क्या जमा करवानी है, क्यों आखिर में क्या नींद क्यों आई हुई है आज, तो इन लोगों ने पाकिस्तान में क्या जमा करवानी है, रिटर्न। रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी जमा करवाई जा सकती है, रिटर्न जमा करवाने के लिए ये वाली शराइत हैं, 12 महीने से कम की रिटर्न इन लोगों से मांगी जा सकती है, 12 महीने वालों से भी रिटर्न मांगी जा सकती है जिन्होंने 12 महीने की जमा नहीं करवाई, लेकिन उनको 30 दिन में जमा करवानी पड़ेगी, उनको 5 साल या 10 साल की पुरानी रिटर्न उनसे मांगी जा सकती हैं। अगर आपने जमा करवा दिया तो बाद में रिवाइज भी कर, इसके लिए आपको रिवाइज अकाउंट जमा करवाने पड़ेंगे, रीजंस बतानी पड़ेंगी और कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर 60 दिन में आ रहे हैं तो कमिश्नर से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने इजाजत ले ली और कमिश्नर 60 दिन में इजाजत देना भूल गया तो एज्यूम कर लिया जाएगा इजाजत, और अगर 60 दिन के बाद आने हैं तो फिर सिर्फ कमिश्नर से तब इजाजत लेनी है जब आप टैक्सेबल इनकम कम करके ला रहे हैं या लॉस ज्यादा करके ला रहे हैं। ये जो आज हमने पढ़ा है ना पेज 379 पे, वो ये है कि कितनी अमाउंट आपने जमा करवानी है रिवाइज रिटर्न के साथ। अगर ऑडिट से पहले आ गए हैं तो फिर तो कोई पेनल्टी जमा नहीं करवानी। अच्छा जी, डिफॉल्ट सरचार्ज तो बताएं आप लोग सारे, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। अच्छा इधर आए पेज नंबर 381, जी बोलें, कौन बोल रहा था, हाँ बोलें, हाँ वो लाइन छुड़वाई हुई ना अभी मैंने,
इस तरतीब से चलते हैं अभी, जितनी लाइनें आज होगी कल वाले भी 1-1.5 लाइन रहती है अभी। हाइब्रिड में सेकंड लास्ट रो में आप बात पूरी कर लें। अच्छा, अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो कर लें पूरी, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा नहीं है टॉपिक से रिलेटेड, चलें। पॉइंट नंबर 3, वेल स्टेटमेंट कब तक रिवाइज कर सकते हैं? इसमें ना एक इख्तलाफ है लॉ में, वेल स्टेटमेंट कब तक रिवाइज कर सकते हैं। एक जगह वो कह रहे हैं वेल स्टेटमेंट रिवाइज की जा सकती है 5 साल के अंदर, जिसकी हमने आपको एग्जांपल करवाई थी, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। दोबारा सुने हमारा सवाल क्या है आज का, वेल स्टेटमेंट कब तक रिवाइज कर सकते हैं। एक जगह वो लिख रहे हैं वेल स्टेटमेंट कैन बी रिवाइज्ड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। हमारा ईयर बताएं कौन सा है, 30 जून 2024। इसकी रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट 30 सितंबर 24। अब फाइनेंशियल ईयर के एंड से नहीं गिनना, यहां देखें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द ड्यू डेट। तो ड्यू डेट के 5 साल के अंदर अंदर आप रिवीजन कर सकते हैं, कब तक, 30/9/29 तक। एक ये लिखा हुआ है, एक वो लिखा हुआ है जो मैंने पेंडिंग कराया हुआ है। उधर लिखा हुआ है रिवीजन कैन बी मेड बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस फॉर अमेंडमेंट इन असेसमेंट। शो कॉज नोटिस जिसको कहते हैं, शो कॉज नोटिस क्यों आता है, क्यों आता है, फॉर को तो ब्रैकेट में ले लेना। शो कॉज नोटिस क्यों आता है, फॉर अमेंडमेंट ऑफ। अब एक जगह क्या कह रहे हैं, रिवीजन कब तक कर सकते हैं, 5 years फ्रॉम द, और एक जगह क्या कह रहे हैं कि रिटर्न कब तक रिवाइज कर सकते हैं, बिफोर रिसीट ऑफ। अब कब करें, इसमें रूल क्या बनेगा, तो मेरे भाई आप बस थ्योरी की हद तक इसी तरह लिखाइएगा। सिनेरियो बेस्ड सवाल आया तो बेशक आप ये लगा दीजिएगा नीचे वाला। लेकिन ऐसी सूरत में ना लोग कहते हैं कि अगर लॉ खामोश है ना तो फिर इन दोनों में से ना लेटर कर लो ताकि टैक्स पेयर भी रिलैक्स हो जाए। जब लॉ खामोश हो तो लोग उसको मिस यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, या यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, जो लफ्ज़ आपको अच्छा लगे। तो इन दोनों में से लेटर डेट कर लें फिर। अब इस बेस के ऊपर अगर मैं सवाल बनाऊं तो आप इसका जवाब बताएं। रिवीजन कैन बी मेड बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ। चलिए, मेरा ईयर एंड है 30 जून 2024 ही कर लें। मेरा ईयर एंड है 30 जून 2024। अच्छा जी, अभी ये सवाल बन रहा है, शो कॉज नोटिस रिसीव्ड हुआ ऑन 31 मार्च 2028। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैं वेल स्टेटमेंट कब तक रिवाइज कर सकता हूं। तो इसका आंसर बनेगा लेटर ऑफ। नंबर 1, शो कॉज नोटिस की डेट बताएं, या 5 years, वो मैंने गिन ली है, मैं भी आपको गिनवाए थे, 30 सितंबर 29, विच एवर इज। तो सो द लेटर इज, वैसे मेरे ख्याल से इस तरह नहीं सिनेरियो वो पूछेगा, वो खाली बस ये वाली लाइन नहीं डाला करेगा, शो कॉज नोटिस रिसीव। आप ये बेसिक रूल याद रखिएगा जो शुरू में पढ़ाया था, 5 साल वाला। अब लॉ में एरर है तो दोनों में से क्या देखा करने, लेटर। पेज नंबर अच्छा जी, ये दोनों बातें ना अलग अलग याद रखें। पहली बात,
चलें एक नया सिनेरियो। मेरा 30 जून 28 का साल है। जो मैंने आपको पुराना पढ़ाया हुआ है उसके मुताबिक वेल्थ स्टेटमेंट कब तक रिवाइज होती है? 30 जून 28 के साल की रिटर्न कब जमा करवानी होती है? 30/9/28। उसके बाद उसके फाइनेंशियल ईयर एंड से नहीं गिनना आप इधर, उसके बाद 5 साल गिने। बोलें 30 सितंबर 29, 30, 31, 32, 33। बस आम हालात में यही जवाब है। या अगर खुदा ना खासा शोकॉज नोटिस की डेट दे दे तो फिर दोनों में से तो ये एक छोटी सी लाइन और याद कर लीजिएगा, रिवीजन कैन बी मेड बिफोर रिसीट ऑफ शो कॉज। शो कॉज नोटिस आता क्यों है वैसे ये बताएं? फॉर अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। आगे चलें। सेक्शन 117 में ये आखिरी लाइन लिखी हुई थी, पॉइंट 4। सेक्शन 117 है कि जिस बंदे का बिजनेस क्या हो गया था, डिसकंटिन्यू, उसने क्या जमा करवानी होती है? रिटर्न। A return furnished here will be treated as assumed assessed। तो जाहिर सी बात है, ये तो सेक्शन 120 पढ़ के फौरन समझ आ गया। जब आप रिटर्न जमा करवाएंगे तो रिटर्न जमा कराते ही क्या एज्यूम कर लिया जाएगा? कमिश्नर ने आपको असेसमेंट ऑर्डर भेज, लेकिन बाद में ऑडिट करके आप अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करते हैं, वो अलग बात है, वो तो राइट हमेशा उसको हासिल है, कोई मसला नहीं है। ये भी पेंडिंग था एक। बस अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में भी 1-2 लाइनें पेंडिंग है, इंशाल्लाह देख लेंगे। ठीक है, और कुछ तो ठीक है। पैकअप करने के साथ साथ मुझे जरा हाई कोर्ट की कहानी सुना दें अगर कोई आपसे पूछे। मैं वैसे तरतीब से सुनाने की शुरू करता हूँ, शायद मेरी भी सही निकल आए। एपलेट ट्रिब्यूनल सुने जरा एक मिनट में, 1 मिनट। पता नहीं, मैं कोशिश करता हूँ वॉइस नोट बना देता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो सारा सही होगा या नहीं। हाई अगर टैक्स, जरा बात सुनिएगा मेरी, अगर टैक्स पेयर या कमिश्नर एपलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से एतराज करता है तो वो हाई कोर्ट को 60 दिनों में रेफरेंस जमा करवाएगा स्टेटमेंट ऑफ केस बना के, और उसके बाद 15 दिनों में एपलेट ट्रिब्यूनल ने जो सारा काम किया है वो भी बताएगा, ताकि हाई कोर्ट को फैसला सुनाने में आसानी हो। फिर उसके बाद अगर हाई कोर्ट को लगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें से अराइज हो रहा है, बीच में सोचते हैं मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है तो वो आपका केस सुन लेगा। आप उसको फैक्ट्स बताएंगे क्या क्या थे, और आप उसको बताएंगे कि एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला क्या था और उसमें से कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा था। अगर फिर उसको मुनासिब लगा तो वो केस आगे सुनने में तैयार हो जाएगा, 2 जजेस का बेंच बिठाएगा और इतना अच्छा केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगा कि सारे केसेस जो है वो 6-6 महीने के अंदर डिसाइड हो जाया करें। हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाया करेगा कितने महीने के अंदर? अपील करने के बाद 6 महीने के अंदर। अच्छा, इसके बाद शायद एक आधी और लाइन लिखी हुई थी, और नहीं, स्टे ऑर्डर वाली बात तो चलो छोड़ो, वो बाद में करते हैं। और आखिरी 2 लाइनें 3 लाइनें ये लिखी हुई थी कि लिमिटेशन एक्ट जहां लगता है पता नहीं कोई, और एक लाइन ये आपने 50,000 फीस जमा करवानी है, और कमिश्नर ने, अगर कमिश्नर अपील्स ने इजाजत दे दी तो अपील कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर जाके। चीफ कमिश्नर ने, चीफ तो मैंने क्या बोला था? ओह सॉरी, आई डू नॉट टेक माई वॉइस नोट बैक। अच्छा, तो चीफ कमिश्नर ने अगर इजाजत दे दी तो कमिश्नर क्या कर सकता है? अपील को फाइल कर सकते हैं। किसके? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया माय डियर, यू आर मिक्सिंग द थिंग्स। आपको हाई कोर्ट अगर अपील करनी है तो कमिश्नर को चीफ कमिश्नर से इजाजत चाहिए। ये सबसे आखिरी लाइन है जो लिखी हुई थी। वो अलग बात है जो सुप्रीम कोर्ट वाली है, वो ये थी कि अगर एपलेट ट्रिब्यूनल ने आपको कोई टैक्स जमा कराने को कह दिया, वो आपने जमा कराना ही, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको 30 दिन की छूट है, आप बेशक जमा ना करवाएं, ये बात अपनी जगह। लेकिन अगर आप लंबी छूट चाहते हैं ना, तो उसके लिए फिर वो अगला पॉइंट है, घर जाके देखिएगा, उसमें फिर आप एप्लीकेशन देंगे, हाई कोर्ट का जज कमिश्नर को बताएगा, और फिर कमिश्नर को बताने के बाद हाई कोर्ट का जज आपको 6 महीने की छूट दे देगा। लेकिन वो 6 महीने की छूट रिवर्स हो जाएगी अगर बीच में हाई कोर्ट ने अपना फैसला आपके खिलाफ सुना दिया या छूट वापस ले ली। और एक बात और छोटी सी लिखी हुई थी, अगर हाई कोर्ट का फैसला आपके हक में आ गया और आप बेचारे गलती से पहले से कोई टैक्स जमा करा चुके हुए हैं, तो फिर वो टैक्स जो है वो आपको कमिश्नर वापस नहीं करेगा, क्योंकि कमिश्नर का इरादा कहां जाने का है? सुप्रीम कोर्ट। एक छोटी सी बात रहेगी, वो कोई बता दे। हाँ,
हाई कोर्ट आपको तभी 6 महीने की छूट देगा जब आप कम से कम कितने % टैक्स जमा कराएंगे? 30% टैक्स जमा कराएंगे। डिलीट, डिलीट, प्लीज अलाउ मी टू डिलीट। यू आर माशाल्लाह सेंसिबल गाइज। डिलीट प्लीज, प्लस डिलीट। ओ मैन, ओ ये तो बेगम को सेंड। डिलीट फॉर ऑल।